नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में कि भाई किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, किस प्रकार से इसके शासक आते हैं और किस प्रकार से उनका कालक्रम आगे बढ़ता है। तो साथियों, आज सारी जानकारियां हम इस क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से हम आज यहां पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए क्लास में और क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रियजनों में, अपने सभी साथियों में, अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं भाटी राजवंश के इतिहास के बारे में कि भाई किस प्रकार से इसकी जानकारियाँ हमारे लिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो उन सभी जानकारियों को मैं आप सभी के लिए तैयार करके लाया हूँ। प्लीज़ बने रहिएगा क्लास में और क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम भाटी राजवंश की उत्पत्ति के बारे में कि भाई इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति। तो देखिए, भाटियों का जो कौन कौन सा मत है, देखिए हमने सबसे पहले बात करी थी उत्पत्ति के बारे में, हर शासक के बारे में, हर वंश के बारे में हम बात करते हैं। तो उस उत्पत्ति के अंतर्गत जानते हैं कि भाई कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन से मत प्रदान किए हैं। तो उन्हीं मतों के अंतर्गत से साथियों जो हमारे को एक इंपॉर्टेंट मत निकल कर आता है जो कि बहुत ज़्यादा सर्वमान्य भी है, तो वह मत हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला मत होता है कि भाई भाटी शासक स्वयं को चंद्रवंशी यादव और भगवान कृष्ण के वंशज माना करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इतिहासकारों ने भी इस मत को सबसे ज़्यादा माना है कि भाई वास्तव में ये जो चीज़ है ये लोग मानते थे, यह सही भी है। तो साथियों, कौन सा मत है? तो देखिए, मैंने बताया है कि भाई भाटी शासक स्वयं को चंद्रवंशी यादव तथा भगवान कृष्ण के वंशज माना करते थे। तो इस चीज़ को सभी इतिहासकारों ने मान्यता भी प्रदान करी है और किसी ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। तो इस प्रकार से यह मत सर्वमान्य होता है और यह एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है भाटी शासक खुद को यादवपति तथा यदवा यादव, ठीक है, यादवपति और यदवा यादव से संबोधित किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वे जो भाटी शासक हैं इतिहास के अंतर्गत, उन्होंने खुद को यादवपति और यदवा यादव नाम से संबोधित किया था। तो देखिए, यहाँ पर यादवपति और यदवा यादव का मतलब होता है कि भाई भगवान कृष्ण के वंश से संबंधित खुद को यह बताया करते थे। तो देख सकते हैं कि भाई आप दोनों ही पक्षों के अंतर्गत, पहली चीज़ मैंने बताई थी कि भाई एक तो ये चंद्रवंशी यादव हुआ करते थे और खुद को भगवान कृष्ण का वंशज है बताते थे। उसके पश्चात में देखिए, ये तो मत है कि भाई यह खुद को बताते हैं कि भाई हमारी उत्पत्ति उनसे हुई है, परंतु उस उत्पत्ति के अलावा भी इन्होंने एक मान्यता और थी कि भाई हमें आप यदवा यादव या फिर यादवपति के नाम से संबोधित कीजिए। तो इस प्रकार से इन्होंने श्री कृष्ण से या फिर चंद्रवंशी यादव वंश से अपने संबंध स्थापित किए थे कि भाई हम इस वंश की संतानें हैं, इस वंश के जो पूर्वज हुए थे, जो हम उनकी बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति के बारे में जो मत होता है वो मैंने आपको समझाया है। और साथियों, ये सर्वमान्य मत है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और किसी भी इतिहासकार ने इस पर कोई भी उंगली नहीं उठाई है। तो इसीलिए आपको यह मत याद रखना है और यह एकमात्र मत है इनके बारे में जो कि हमारे को जानकारी प्रदान करता है कि भाई किस प्रकार से यह कौन से वंश से संबंधित होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो उत्पत्ति का मत है पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम भाटी राजवंश की आरंभिक राजधानियों के बारे में कि भाई भाटी राजवंश की जो राजधानियां हुई थी वह कौन कौन सी राजधानियां हुई थी आरंभ में। देखिए, उसके पश्चात में हमारे को देखने को मिलेगा क्योंकि जो कि जैसलमेर होता है वह इसकी एक तरीके से स्थायी राजधानी के तौर पर स्थान प्राप्त करता है। परंतु जैसलमेर से पहले भी इसकी कुछ अलग स्थानों को राजधानियों का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो वह कौन कौन से स्थान थे जिन्हें राजधानियाँ बनाया गया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सेकेंड नंबर पर आरंभिक राजधानियाँ। तो आप समझ सकते हैं कि भाई गजनी, लाहौर, भटनेर, देरावर, लोधरवा आदि इसकी राजधानियां रहा करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई गजनी, लाहौर, भटनेर, देरावर, लोधरवा इसकी राजधानियां रहा करती थी। तो देखिए, यानी कि इसकी स्थापना होती है उस काल के अंतर्गत, उस समय के अंतर्गत जब इसकी स्थापना होती है भाटी राजवंश की, तो तब यह जैसलमेर इसकी राजधानी ना हुआ करता था। ठीक है, तो इससे पहले कई सारी राजधानियां रही थी और उन राजधानियों का जो सीक्वेंस में क्रम है वो मैंने आपको बताया है। गजनी, लाहौर, भटनेर, देरार और लोधरवा। ठीक है, अब सबसे लोधरवा के बाद में अगला स्थान आएगा जैसलमेर का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैंने आपको बता दी है भाई आरंभिक राजधानी बताइए इस वंश की कभी आरंभिक राजधानियां कौन कौन सी थी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस किया है। तो प्लीज़ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, हमने बात करी थी उत्पत्ति के बारे में, उसके बाद में बात करी थी राजधानियों के बारे में कि भाई कौन कौन सी इसकी राजधानियाँ रहा करती थी। अब आगे बात करेंगे इस वंश की स्थापना के बारे में कि भाई
इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, कौन इस वंश का आदि पुरुष था और कौन इस वंश का मूल पुरुष था। तो ठीक है साथियों, चलते हैं आगे और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यदुवंशी बालद। ठीक है साथियों, एक व्यक्ति है यदुवंशी जिसका नाम है यदुवंशी बालद। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, आप इसे नोट कीजिएगा कि भाई यदुवंशी बालद के पुत्र भट्टी या फिर भाटी ने 285 ईस्वी में भटनेर, जो कि साथियों हनुमानगढ़ में स्थित है, भटनेर हनुमानगढ़ किले का निर्माण करवाकर भाटी वंश की स्थापना करी तथा भट्टी या फिर भाटी के जो उत्तराधिकारी आए थे, जो इसके वंशज हुए थे, वह भाटी कहलाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको बताई है जो लाइन मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, उसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। तो देखिए वापस से बताता हूँ मैं आपको पूरी डिटेल में कि भाई यदुवंशी बालद नाम का एक व्यक्ति है जिसका पुत्र हुआ था भट्टी या फिर भाटी। तो भट्टी या भाटी ने 285 ईस्वी के अंतर्गत भटनेर या फिर हनुमानगढ़, आप देखिए साथ दोनों एक ही चीज़ें हैं, भटनेर जो स्थान है ना वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो भटनेर हनुमानगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा वहां पर अपने राज्य की स्थापना करी तथा इसी के जो उत्तराधिकारी हुए थे या फिर जो इसके अनुयायी हुए थे वह भाटी कहलाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है इस वंश की, जो कि इसका एक प्रमुख मत है, तो वो मैंने आपको बताया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाटियों ने 12वीं सदी में जैसलमेर पर शासन कार्य आरंभ किया था तथा आरंभ में ये लोग एक तरीके से शासक नहीं हुआ करते थे। ठीक है साथियों, तो देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करी थी हमने भाई इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, तो साथियों इसकी स्थापना होती है भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। भटनेर किले के जो एक तरीके से निर्माण के साथ में ही इस वंश की स्थापना होती है। आगे बात करी थी तो कब हुई थी ये स्थापना, 285 ईस्वी में। ठीक है, आपको नोट करना है ये चीज कि 285 ईस्वी में भाटी राजवंश की स्थापना होती है भटनेर में। ठीक है, अब देखिए 285 ईस्वी के कई सालों पश्चात में, यानी कि लगभग 1000 सालों के पश्चात में ये लोग पहुंचते हैं जैसलमेर के अंतर्गत। साथियों हनुमानगढ़ और जैसलमेर बहुत दूर दूर पर स्थित हैं, तो कि जो कि ये लोग पहुंचते हैं जैसलमेर के अंतर्गत। अब जैसलमेर में साथियों ये पहुंचते हैं 12वीं सदी के मध्य में। ठीक है, या 12वीं सदी के मध्य में जैसलमेर पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, भाटियों ने 12वीं सदी में जैसलमेर पर शासन कार्य आरंभ किया था। ठीक है, तो जैसलमेर पर शासन कार्य जब इन्होंने आरंभ किया था तो तत्काल के अंतर्गत साथियों ये एक तरीके से शासक वर्ग की भूमिका में यहाँ पर आए थे। परंतु उससे पहले की बात करते हैं, यानी कि इसकी स्थापना से लेकर 12वीं सदी के मध्य में इन्होंने क्या कामकाज किया था। तो उस काल के अंतर्गत देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये लोग चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, मारकाट और शिकार का कार्य किया करते थे। तो वो जानकारियां मैंने आपको बताई हैं तथा आरंभ में ये लोग लूटपाट, हत्या, चोरी डकैती का कार्य किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इन्होंने अपना आरंभ किया था और किस प्रकार से ये शासक बनते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इनके बारे में कि भाई इस वंश के शासक कौन कौन से आए थे, जो कि एक तरीके से क्रमशः होते हैं, जो कि प्रमुख शासक होते हैं। देखिए साथियों एकमात्र यह वंश है जिसके बारे में हमारे को कोई विशेष डिटेल किसी भी गाइड में नहीं मिलती है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी आपको। तो जिस प्रकार से मैंने आपके लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है, आप उस पर पूरा विश्वास कीजिएगा और पूरा बेहतरीन कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया है और मेरी आशा है आपको जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, आपने उन सभी जानकारियों को एंजॉय भी किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाटी शासकों के व्यवस्थित क्रम के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हाल तक हमने जाना है कि भाई इस वंश की वैश्विक जानकारियाँ कौन कौन सी होती है, कि भाई किसने इसकी स्थापना करी थी, इसकी उत्पत्ति कौन सी होती है, इसकी आरंभिक राजधानियाँ कौन सी होती है, तो वो जानकारियाँ मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करेंगे इस वंश के जो शासक होते हैं, जो कि क्रमशः स्टार्ट होते हैं। और देखिए यहाँ पर भट्टी के द्वारा स्थापना करी गई थी, तो आप मान सकते हैं कि भाई भट्टी इस वंश का आदि पुरुष है, भट्टी ही इस वंश का मूल पुरुष है। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि भाई भट्टी इसका आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, प्रथम पुरुष है। सारे तगमे या फिर सारे किताब अपने भट्टी के पास में हैं। अब आगे बात कर रहे हैं इस वंश के व्यवस्थित क्रम में जो शासक आए थे उनके बारे में। तो देखिए इस प्रकार से मध्य कालक्रम चलता है और ये लोग पहुंचते हैं 12वीं सदी के अंतर्गत जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में आने के पश्चात में साथियों यहाँ पर इनका एक तरीके से व्यवस्थित तौर पर कालक्रम स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई विजयराम से आरंभ होता है इनका कालक्रम, जो कि एक तरीके से व्यवस्थित होता है। देखिए इससे पहले भी छोटे मोटे शासक आते हैं, परंतु उनमें कोई विशेष जो कार्य नहीं करने के कारण उनको स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो विजयराम जो शासक आता है इस वंश का, वह एक इंपोर्टेंट शासक होता है। और उसके पश्चात से जो भी शासक आते हैं, जो कि सीक्वेंस में आते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अपने कार्य के लिए ये लोग जाने जाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर साथियों कि मैंने यहाँ पर जानकारियाँ लिख कर रखी है, तो प्लीज़ आगे बनिएगा।
भाटियों का व्यवस्थित क्रम जिसमें विजयराम से आरंभ होता है, इसके पश्चात में भोज, जेसल, शालीवान जैसे प्रतापी शासक का आगमन होता है या फिर यह प्रतापी शासक इस वंश में होते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। देखिए मैंने क्रमशः लिखा है, ठीक है। ये विजयराम है, इसके पश्चात में आएगा भोज, फिर जेसल और फिर शालीवान। तो ठीक है, इस प्रकार से शासक आएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में, क्लास को लाइक कीजिए और क्लास अगर आपको बेहतरीन लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पर ये भाटियों का आगमन होता है जैसलमेर में। तो देखिए आगमन के पश्चात में सबसे पहला कार्य इनका क्या होगा, तो यह यहाँ पर दुर्ग की स्थापना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है और कब होता है जैसलमेर दुर्ग का। साथियों जैसलमेर दुर्ग के बारे में हमने पूरी डिटेल में एक क्लास कवर करी है। अगर आप जाएंगे सर्च बॉक्स में और वहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन स्टडी ORG जैसलमेर दुर्ग, तो आपको पूरी डिटेल में एक जो विस्तृत क्लास है इस दुर्ग के बारे में, उसके अंतर्गत साथियों हमने इस दुर्ग की पूरी विशेष जानकारियाँ जो कि होती हैं उन सभी को कवर किया है। और मैं आशा करूँगा आपको वो क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी। आपको उस क्लास के माध्यम से कई ऐसी जानकारियाँ होंगी जो कि इस दुर्ग के बारे में आपको पता नहीं है हाल में, तो वो जानकारियाँ आपको उस क्लास के माध्यम से प्राप्त होगी। तो प्लीज़ उसे अवश्य देखिएगा और अगर हो सकेगा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं कि भाई इसका निर्माण कार्य कौन करता है। तो ठीक है, इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए निर्माण आरंभ कौन करवाता है, तो इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाते हैं राव जेसल। ठीक है, राव जेसल कब करवाते हैं, तो ये करवाते हैं आरंभ जो कार्य निर्माण का 12 जुलाई 1155 ईस्वी में यह है एक तरीके से इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाते हैं। अब देखिए यह निर्माण कार्य आरंभ तो राव जेसल के द्वारा करवाया गया था, परंतु यह समाप्त इनके द्वारा नहीं होगा। ठीक है, इनके कई सालों पश्चात में यानी कि 1162 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होता है। जो कि निर्माण कार्य पूर्ण कौन करवाता है यानी कि समाप्त कौन करवाता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है समाप्त और पहले बात करी थी आरंभ के बारे में। ठीक है, तो निर्माण कार्य समाप्त होता है 1162 ईस्वी में शालीवान द्वितीय के काल में। शालीवान द्वितीय कौन है, तो यह राव जेसल का पुत्र है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई राव जेसल के पुत्र शालीवान के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कार्य संपन्न करवाया गया था। देखिए साहब यहाँ पर मैंने लिखा है शालीवान द्वितीय, तो आप इसे भी नोट कीजिएगा कि भाई शालीवान द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं इस दुर्ग की जानकारियों के बारे में। तो देखिए मैंने आपको उस क्लास में पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर बताया है, परंतु आज हम एक बार जो बेसिक जानकारी है तो वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि भाई यह दुर्ग जो कि है 2.5 साकों वाला दुर्ग कहलाता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई कौन कौन से साके हुए थे इस दुर्ग के अंतर्गत, परंतु साथियों उसमें एक साका ऐसा भी होगा जो कि आधा होता है। आधे का मतलब होता है कि इसमें केवल केसरिया होता है और जौहर नहीं होता है, क्योंकि साथियों उस तत्काल के अंतर्गत इस दुर्ग में कोई रानियां नहीं थी तो उन्होंने जौहर नहीं रचाया था और इस दुर्ग में हुआ था केवल केसरिया। तो इसी चीज को देखते हुए 2 तो पूर्ण साके होते हैं और एक जो होता है अंतिम वाला तीसरा जो कि आधा होता है, तो इसीलिए इसे 2 सही 1/2 साकों वाला दुर्ग यानी कि 2.5 साकों वाला दुर्ग भी कहते हैं। अगर बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई यह दुर्ग पीत पाषाणों से निर्मित दुर्ग है और यह एक तरीके से पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि मैंने उस क्लास में कवर करी है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम बात करेंगे इस दुर्ग की स्थापना के साथ में। इसी दुर्ग की स्थापना के साथ में राव जैसलमेर ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कर राजधानी को यानी कि जो राजधानी थी इस वंश की उसे लोदरवा से जैसलमेर स्थानांतरित कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई राव जैसल ने जो हुआ करते थे शासक, इस वंश के शासक, उन्होंने इस दुर्ग की स्थापना करी यानी कि इसका निर्माण कार्य संपन्न करवाया और निर्माण कार्य संपन्न करवाने के साथ में ही जो इसकी राजधानी हुआ करती थी इस वंश की क्या हुआ करती थी, तो मैंने आपको बताया था अंत में कि भाई लोदरवा। ठीक है, लोदरवा से राजधानी निकलकर आती है हमारा जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर में त्रिकुट पर जो पहाड़ी साथियों हैं उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं त्रिकुट या त्रिकोणी पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, तो वहां पर इसकी राजधानी बना दिया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये सीक्वेंस में क्रम लिखे हुए हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है कि भाई गजनी, फिर लाहौर, फिर भटनेर, फिर देरावर और लोदरवा के पश्चात में हमारी जो अंतिम राजधानी आएगी इस वंश की तो वह होगी जैसलमेर। ठीक है, अब बात करेंगे हम मूलराज के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूलराज आते हैं राव जैसल के पश्चात में। तो मूलराज का टाइम होता है 1312 ईस्वी का।
देखिए यह मूलराज का टाइम नहीं है, यह मूलराज के काल में जो एक घटना हुई थी, और घटना कौन सी थी, तो घटना हुई थी जैसलमेर का प्रथम शाखा। तो देखिए प्रथम शाखा के बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 1312 ईस्वी के अंतर्गत एक आक्रमण होता है, और आक्रमण कौन करता है, तो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमारे जैसलमेर पर आक्रमण करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ पर जैसलमेर का पहला साका आयोजित होता है। तो उस साके के अंतर्गत हमारे जो मूलराज हुए थे और इनके सेनापति थे, उन्होंने तो एक तरीके से केसरिया किया था, और इनकी रानियों ने वहां पर तत्काल में इस दुर्ग में जो जौहर का कार्य संपन्न किया था। तो देखिए एक तरीके से यह पूर्ण साका था। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भाई पूर्ण साका हुआ था, कब हुआ था, तो यह 1312 ईस्वी के आसपास में हुआ था। देखिए आपको एग्जाम में कई सारी गाइड्स में, एग्जाम में नहीं, कई सारी गाइड्स में इसके टाइम के बारे में कुछ चेंजिंग दिखेगी। तो यह जो मैंने टाइम लिखा है, यह सर्वमान्य टाइम है, और यह एवरेज टाइम है कि भाई यूँ मान सकते हैं कि भाई कहीं लिखा जाएगा कि भाई 10 से 20 ईस्वी के मध्य में। तो मैंने जो बीच का 15 होता है वह टाइम आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर मूलराज का टाइम पीरियड था, एके के समय के अंतर्गत जो एके ने आक्रमण किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और इस दुर्ग में पहला साका संपन्न होता है। और देखिए उसके पश्चात में बात करेंगे 1352 ईस्वी के बारे में। तो 1352 ईस्वी में शासक कौन होते हैं, तो शासक होते हैं दुर्जनशाल। तो इनके काल में भी साथ ही दूसरा साका होता है, जो कि एक तरीके से पूर्ण साका होता है। तो 1352 ईस्वी आक्रमण कौन करता है, तो आक्रमण करता है फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक आक्रमण करता है, और इसके काल में जैसलमेर का दूसरा साका संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लूणकरण भाटी, अब लूणकरण भाटी है, इस वंश के शासक हैं। तो उनके काल के अंतर्गत साथियों तीसरा साका होगा, और जो तीसरा साका होता है वह पूरा नहीं होता है। ठीक है, वो आधा होता है। तो इसीलिए अधूरा साका आप इसे कह सकते हैं, या आधा कह लीजिए, आधा। ठीक है, ये आधा साका है, ये दोनों ही पूर्ण साके हैं। तो जो अधूरा साका होता है, आधा साका होता है, किसके आक्रमण पर होता है और कब होता है, तो देखिए टाइम तो होता है 1550 ईस्वी के मध्य में होता है। देखिए यह भी एवरेज टाइम ही है, इसके आगे पीछे की डेटा आपको मिल सकती है। तो 1550 ईस्वी इसका एवरेज टाइम है, मैंने जो निकाला है। और यह कब हुआ था, तो यह आमिर अली जो कि कांधार का सुल्तान हुआ करता था, इसके काल में जब इसने, यानी कि आमिर अली ने हमारे लूणकरण भाटी के काल में आक्रमण किया था। आमिर अली कौन है, तो यह कांधार का सुल्तान है। ठीक है, तो कांधार के सुल्तान आमिर अली के आक्रमण पर 1550 ईस्वी में 2.5वां साका संपन्न हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई लूणकरण भाटी ने तो यहाँ पर केसरिया किया था, परंतु दुर्ग में कोई रानी नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर कोई जौहर नहीं होता है। इस प्रकार से हमने जाना है कि भाई जैसलमेर दुर्ग में कौन कौन से साके हुए थे, कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं, और साकों के साथ में हमने जाना है कि भाई इस वंश के शासक कौन कौन से आते हैं। तो सीक्वेंस में यह शासक भी इस वंश में आते भी हैं, तो उसके बारे में हम उसको, यानी कि उनको उस तरह से पढ़ें या इस तरह से पढ़ें, एक ही चीज़ आपको निकल कर आएगी। और देखिए इसके बीच में कई छोटे मोटे शासक होते हैं जो कि इंपोर्टेंट कार्य नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने उन सभी को स्किप किया है, और एक बेहतरीन तरीके से जो कि एग्जाम में आने वाले चीज़ों को मैंने यहाँ पर स्थान प्रदान किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बड़ी ही सुंदर लगी होगी, जो कि मैंने इसका पैटर्न किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, क्लास के अंदर बने रहिए, और क्लास को अपने सभी प्रियजनों में, सभी मित्रों में इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वंश के अगले शासक हर्राय भाटी के इतिहास के बारे में, कि भाई हर्राय भाटी ने एक कौन सी घटना को अंजाम दिया था, या फिर इनके काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं संपन्न होती हैं। तो देखिए मैंने लिखा है भाई हर्राय भाटी जो कि इस वंश के शासक हैं। तो नागौर दरबार के अंतर्गत इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। तो देखिए यहाँ पर होता है कि भाई जैसलमेर के शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, नागौर दरबार में करते हैं। और नागौर दरबार कहाँ पर हुआ था, तो साथियों नागौर दरबार अछत्रीपुर दुर्ग नागौर में संपन्न हुआ था। उस नागौर दरबार में हमारे मारवाड़ के रावचंद्र सेन और मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, और वह बिना बातचीत करते हुए अकबर से दूर चले जाते हैं। अकबर से बगैर बातचीत करते हुए, बगैर मीटिंग करे हुए वहाँ से वापस से रवाना हो जाते हैं। परंतु हमको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अन्य कई सारे शासक होते हैं जो कि राजपूत होते हैं, वह इस अभियान में या फिर इस दरबार के अंतर्गत एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया करते हैं। तो साथियों राजस्थान के कुछ एक शासक ही ऐसे हैं जो कि मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं और मुगलों से लोहा लेते हैं। अगर बात करते हैं आगे की जानकारियों के बारे में, तो देखिए हमने अभी तक जाना है कि भाई जैसलमेर के ऊपर मुगलों का अधिकार हो चुका है, एक तरीके से भाई जैसलमेर के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। आगे बात करते हैं तो देखिए अब अगले शासक आएंगे हर्राय भाटी। ठीक है,
हर्राय बाटी, ठीक है सर। देखिए साथियों, मैंने आपको बता दिया हर्राय बाटी के बारे में कि भाई इन्होंने एक तरीके से नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके पश्चात में इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जैसलमेर का पहला शासक कौन है, तो यह है हर्राय भाटी। हर्राय भाटी ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था और इस प्रकार से इन्होंने अपने आप यानी कि अपने आप को अकबर का ससुर और अकबर को अपना दामाद बनाया था। तो एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई अपने जैसलमेर का पहला शासक कौन सा था जिसने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे या फिर मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो आपको आंसर देना होगा भाई हर्राय बाटी हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ में, और इस प्रकार से यह जो विवाह होता है यह एक तरीके से जैसलमेर के भाटी वंश का और मुगलों के मध्य में पहला वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। आगे बात करते हैं जानकारियों के बारे में। तो देखिए साथियों, अब आएंगे मूल राज। तो देखिए मैंने यहाँ पर अधूरा नाम लिखा है मूल राज, ठीक है, मूलराज द्वितीय। तो देखिए मूलराज द्वितीय क्या करते हैं, तो देखिए 1818 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने कंपनी के साथ में संधि स्थापित कर दी और राज्य की सुरक्षा एक तरीके से कंपनी को दे दी कि भाई राज्य की सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वह कंपनी को हाथों इन्होंने सौंप दिया था कि भाई आप लोग हमारे साथ में काम कीजिए और हम आपको टैक्स दे देंगे, हम आपको पैसा देंगे फिक्स रूप से और आप हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से राज्य की रक्षा का जिम्मा, जो कि भाटी राजवंश था, जैसलमेर का राजवंश था, जैसलमेर राज्य था, इसकी सुरक्षा का जिम्मा जाता है कंपनी के हाथों में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 1818 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने एक तरीके से पूरे राज्य की सुरक्षा का जिम्मा कंपनी को सौंप दिया था और कंपनी के साथ में संधि संपन्न कर ली थी। एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई मूलराज द्वितीय कहाँ का शासक है जिसने कंपनी के साथ संधि करी थी, तो आपको आंसर देना होगा भाई जैसलमेर का शासक है और यह भाटी राजवंश का शासक है जो कि कंपनी के साथ संधि करता है और इस प्रकार से इन्होंने राज्य की रक्षा सुनिश्चित करी थी। क्योंकि साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई अंग्रेज लोग भी परेशान कर रहे थे, मराठा लोगों का भी आक्रमण अपने राजस्थान में हो चुका था, तो मराठाओं से, अंग्रेजों से और मुगलों से रक्षा करने के लिए इन्होंने, या फिर बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए इन्होंने 1818 ईस्वी में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, इस सुरक्षा को देखते हुए इन्होंने अंग्रेजों के साथ में या फिर कंपनी के साथ में संधि स्थापित कर ली थी। आगे बात करते हैं इस वंश के शासक जावर सिंह के बारे में, जवाहर सिंह के बारे में। तो साथियों देखिए जवाहर सिंह का इतिहास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास होता है। इनके काल के अंतर्गत हमारे को देखने को मिलेगा कि भाई जैसलमेर के अंतर्गत निर्माण कार्य, बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं, एक तरीके से जैसलमेर का आधुनिक निर्माण होता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसलमेर का आधुनिक निर्माता इन्हें कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है भाई जैसलमेर के आधुनिक निर्माता, ठीक है। और इन्होंने कौन सा निर्माण कार्य और करवाया था, तो देखिए इन्होंने विंडम पुस्तकालय का निर्माण भी जैसलमेर दुर्ग में करवाया था। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे नोट कीजिएगा कि भाई जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कौन है, तो आधुनिक निर्माता है हमारे जवाहर सिंह, ठीक है। और जवाहर सिंह ने ही विंडम पुस्तकालय का निर्माण करवाया था जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत, ठीक है। और देखिए आगे जानकारी बनती है इन्हीं के काल से कि भाई इन्हीं के काल में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में अमानवीय यातना देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो समझ सकते हैं कि भाई इन्हीं के काल में, इन्हीं के सहयोग से अंग्रेजों ने सागरमल गोपा, जो कि एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी थी। और कहाँ पर करी थी, तो साथियों जेल में करी थी, अमानवीय यातना देते हुए। और साथियों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में जाना है जैसलमेर के भाटी राजवंश के इतिहास के बारे में कि भाई किस प्रकार से इसका इतिहास रहता है, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। और अब अंतिम चीज़ जो कि हमारे लिए बनती है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई 30 मार्च 1949 को, ठीक है, 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 30 मार्च को राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर का विलय हुआ था, 30 मार्च 1949 को। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राज्य में विलय हुआ, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं बची, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि 32 मार्च 1949 को राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर का विलय होता है। और इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर एक जिले के तौर पर अस्तित्व में आता है। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और जैसलमेर राजवंश के हमने शुरुआत से लेकर आज अंतिम कड़ी में, यानी कि इसे राजस्थान में विलय किस प्रकार से होता है, वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतरीन लगी है, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने प्रियजनों को
को बताइएगा कि भाई किस प्रकार से हमने यहाँ पर अध्ययन किया था, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कराइए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, और जिससे कि हमारा चैनल का ग्रो कर सके और हमारी क्लास की रीच बढ़ सके और अपने आपके जो प्रियजन हैं, आपके साथी हैं, उन्हें भी इस क्लास का आनंद प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।